हे फ्रेंड्स, मेरा नाम है राज और आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं सोते सोते समझदार। तो आप जानते ही होंगे कि कुछ लोग इस धरती पर आते हैं दुनिया बदलने के लिए, कुछ लोग आते हैं दुनिया समझने के लिए। पर इन्हीं के बीच में इस धरती पे एक ऐसा आदमी भी आया जो ना दुनिया बदलना चाहता था, ना दुनिया समझना चाहता था, बल्कि वो इंसानी दिमाग को समझना चाहता था। वो सम इस वो इंसानी दिमाग को बदलना चाहता था। उसने कहा, हमारी पर्सनालिटी वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती है। हमारे मन का असली खेल तो उस जगह चलता है जहां रोशनी भी नहीं पहुंच सकती। इस चीज को उन्होंने नाम दिया द अनकॉन्शियस माइंड। कभी कभी लोग उन्हें पागल कहते थे, कभी कभी लोग उन्हें जादू टोना वाला कहते थे, और कभी कभार तो लोगों ने उन्हें बकवास आदमी भी कहा। लेकिन ये आदमी डटा रहा, क्योंकि उसका विश्वास था कि इंसान को समझना है तो उसके डर, उसके सपने, उसके बचपन और उसकी छिपी इच्छाओं को समझना बहुत जरूरी है। ये कहानी जो हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं वो है एक ऐसे इंसान की जिसने विज्ञान में एक नया ब्रांच बना दिया, मनोविज्ञान। ना कि सिर्फ बनाया बल्कि उसे प्रसिद्धि भी दिलाई। उस इंसान ने हमको सपनों का भाषा भी समझाया, और उनका ये भी कहना था कि मानव अपने ही मन का कैदी है। तो गाइस, अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम जानने वाले हैं सिगमंड फ्रॉइड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले कि स्टार्ट करें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं सोते सोते समझदार। यहाँ आपने अब तक अपने कान में ईयरबड्स डाल दिए होंगे और सोने की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आप सोते सोते समझदार बनना चाहते हैं। पर इसके पहले कि आप सो जाएं, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं जो आपको समझदार बनने में उपयोगी हैं। लेकिन आप देखते देखते तो सो जाएंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कैसे कर पाएंगे? तो ये काम आप अभी ही कर लें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, बचपन। 6 मई 1856, यूरोप का एक छोटा सा शहर फेरीबर्ग। ठंड इतनी थी कि घरों की खिड़कियों पर बर्फ जम जाती थी, और एक छोटे से ज्यूइश परिवार में एक बच्चा पैदा होता है। एक ऐसा बच्चा जिसका दिमाग एक दिन पूरे दुनिया के दिमाग को खोलने वाला था। उस बच्चे का नाम था सिगमंड फ्रॉइड। लेकिन फ्रॉइड की कहानी किसी भी ग्रेट आदमी की तरह परफेक्ट बिल्कुल नहीं थी। उसका बचपन सीधा नहीं था, स्मूथ नहीं था, बल्कि मैं तो ये भी कहना चाहूंगा नॉर्मल भी नहीं था। यही वो बचपन है जिसने फ्रॉइड की सोच को शेप दिया, और वही सोच आगे जाकर साइकोलॉजी की दुनिया बदलने वाली थी। फ्रॉइड का परिवार जितना छोटा था उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी। सबसे पहले बात उसके पिता की करते हैं, जकूब फ्रॉइड। जाकूब फ्रॉइड से 20 साल बड़े थे, और यहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग होना चालू होती है। उनकी पहले से 2 शादियां हो चुकी थी। फ्रॉइड का एक सौतेला भाई था, उम्र में उससे बड़ा था। सोचिए, एक बच्चा पैदा होता है और यह देखता है कि उसका भाई उसके पिता जैसी उम्र का है। ये कंफ्यूजन, ये साइकोलॉजिकल टेंशन फ्रॉइड के दिमाग में बचपन से ही एक सवाल बना देता है। परिवार क्या होता है?
रिश्ते की जड़ असल में होती क्या है। अब बात करते हैं फ्रॉइड की माँ की, एमेलिया फ्रॉइड। वह सिर्फ 20 साल की थी जब फ्रॉइड पैदा हुआ। ऊर्जावान, तेज दिमाग वाली और अपने बेटे से बेहद अटैच औरत। फ्रॉइड के शब्दों में शी वॉज द क्वीन ऑफ माई लिटल वर्ल्ड, यानी वो मेरे छोटे से संसार की रानी थी, ये फ्रॉइड ने कहा। फ्रॉइड अपनी माँ को मेरी रानी मानते थे और कहते थे। माँ के प्रति ये गहरा इमोशनल अटैचमेंट बाद में फ्रॉइड की सबसे विवादित थियरी में से एक बनता है, जिसे ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन उस वक्त वह बस एक बच्चा था जो अपनी माँ को दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। फ्रॉइड के परिवार को शुरू से ही गरीबी ने घेरा हुआ था। बिजनेस में नुकसान, डिस्क्रिमिनेशन, राइजिंग एंटीसेमिटिज्म, इन सब के कारण उनका परिवार बार बार शहर बदलता रहता था। पहले पेरीबर्ग, फिर लिप्जिंग और फिर विनाया। फ्रॉइड बाद में लिखते हैं, माई चाइल्डहुड वॉज मार्क्ड बाई इनसिक्योरिटीज, आई नेवर फेल्ड रूटेड, यानी बचपन में उनकी नींव ही हिल चुकी थी। बार बार घर बदलना, नए लोग, नई भाषाएं, नया माहौल। फ्रॉइड का एक यही क्वेश्चन था, क्यों हम दूसरे की नजरों से डरते हैं, क्यों हम इतने असुरक्षित हैं। यही इनसिक्योरिटी साइकोलॉजी का सबसे बड़ा शब्द बना, एंजाइटी। फ्रॉइड के घर में 7 बच्चे थे, लेकिन उनके लिए घर में एक खास रूल था, सिगमंड को पढ़ाई में डिस्टर्ब मत करना। वह बच्चा था, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी एक बूढ़े दार्शनिक जैसी थी। बचपन से ही लोगों को पता चलने लगा था कि ये एक जीनियस टाइप का बच्चा है। थोड़ी देर में मैं जब आपको ये कहानी सुनाऊंगा तो आपको भी ये महसूस होगा। वह बस 8 साल की उम्र के थे, तभी से उन्होंने शेक्सपियर को पढ़ना चालू कर दिया था। अब यहाँ अगर आप शेक्सपियर को नहीं जानते तो ये एक बहुत ही फेमस राइटर है। आगे मैं इनके ऊपर भी एक बायोग्राफी बनाऊंगा, तो आप उसे देख सकते हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड 8 साल की उम्र से ही शेक्सपियर को पढ़ना शुरू कर दिए थे। सभी बच्चे जब बाहर खेलते थे, फ्रॉइड किताबों में गुम रहा करते थे। उनकी माँ सभी को प्राउडली कहती थी, सिगमंड एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और सच में फ्रॉइड को यह विश्वास बचपन से ही दिया गया कि वो स्पेशल है। यही कॉन्फिडेंस आगे चलकर उसको फियरलेस थिंकर बनाता है। फ्रॉइड कल्चरली भी बहुत ज्यादा रिच थे, क्योंकि उनको बचपन से इतने अलग अलग माहौल मिला। उसके वजह से उन्होंने कई नई भाषाएं सीखी, जैसे कि जर्मन, हिब्रू, लैटिन, ग्रीक और फ्रेंच। एक बच्चा इतनी भाषाएं, यह अनयूजुअल था। और इतनी लैंग्वेजेस में फ्रॉइड को एक बात समझाई, हर भाषा की स्ट्रक्चर अलग है, उसी तरह हर आदमी के दिमाग का भी स्ट्रक्चर अलग है। माइंड की आर्किटेक्चर का आइडिया यहीं से आया था। फ्रॉइड को अक्सर अपने बचपन का एक सीन याद आता रहता है, जब उनकी माँ ने उसे बताया था, जब तुम पैदा हुए थे लोग कहते थे
तुम लकी चार्म हो। लेकिन कुछ ही समय बाद उसके परिवार को फाइनेंशियल हालत बिगड़ गई। फ्रॉइड को एहसास हुआ लाइफ में आउटकम हमेशा एक्सपेक्टेशन जैसा नहीं होता। बाद में वह लिखते हैं, ह्यूमन माइंड क्रिएट्स इल्यूजन टू सर्वाइव। यही आइडिया आगे जाकर डिफेंस मैकेनिज्म बनता है। यह एक रेयर कहानी है जो मैं अभी आपको सुनाने जा रहा हूं। एक दिन फ्रॉइड और उसके पिता सड़क पर चल रहे थे। अचानक एक आदमी आया और चिल्लाया, यहूदी रास्ते से हट। और फ्रॉइड के पिता चुपचाप हट गए। कुछ नहीं कहा, बिल्कुल प्रोटेस्ट नहीं किया। फ्रॉइड शॉक्ड थे। उसने पूछा, पापा आपने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? उसके पिता ने कहा, कभी कभी लड़ाई नहीं समझदारी जरूरी होती है। लेकिन फ्रॉइड ने इस घटना को वीकनेस की तरह महसूस किया। उसे लगा अगर मैं उस समय होता मैं चुप नहीं रहता। बाद में फ्रॉइड ने इसे लिखा, माई फादर साइलेंस created a fire in me, a desire to understand why humans submit and why they rebel. यह स्पार्क आगे चलकर बना रिप्रेशन थियरी, एग्रेशन थियरी, फादर सन कॉन्फ्लिक्ट मॉडल, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की साइकोलॉजी फाउंडेशन। तो इसी तरह फ्रॉइड का बचपन ऑर्डिनरी नहीं था, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं था। यह एक ऐसा बचपन था जहां पॉवर्टी थी, इनसिक्योरिटी थी, ऑड रिलेशनशिप थे और एक बर्निंग क्यूरियोसिटी भी थी। और यही चार चीजें फ्रॉइड के अंदर एक साइंटिफिक और एक फिलोसोफर माइंड बनाते हैं और एक रिवॉल्यूशनरी थिंकर भी बनाते हैं। ये तीन चीजों से तैयार हुआ था ये खुराफात दिमाग। ये तो बस शुरुआत थी, असली कहानी तो अभी बाकी है। चैप्टर नंबर 2, जवान फ्रॉइड। फ्रॉइड का बचपन जितना कठिन था, उसकी जवानी उससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण थी, ज्यादा अकेली और ज्यादा एम्बिशियस थी। यह वह दौर था जब एक लड़का तय कर रहा था कि उसकी दुनिया की नजर से नहीं देखना, बल्कि दुनिया को अपनी नजर से देखना है। फ्रॉइड का परिवार आखिरकार वियना पहुंचा। यह शहर उस समय में यूरोप का इंटेलेक्चुअल हब था। फिलोसोफर, साइंटिस्ट, म्यूजिशियन यहाँ सब भूंजे की तरह छिटाए रहते थे। लेकिन फ्रॉइड का परिवार गरीब था। वे एक छोटे से किराए के घर में रहते थे और यही घर, यही गरीबी फ्रॉइड को हर दिन याद दिलाती थी, अगर तुम्हें कुछ बनना है तो सिर्फ दिमाग से बनोगे। वियना में उसने दुनिया को दो हिस्सों में देखा, एक तरफ रिच लोग और दूसरी तरफ गरीब यहूदी परिवार। फ्रॉइड इन्हें दो दुनिया को ऑब्जर्व करता है। उसे समझ गया, इंसान बाहर से एक जैसा दिख सकता है, लेकिन उसके दिमाग में दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं चलती हैं। फ्रॉइड कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं था। वह सिर्फ पढ़ता नहीं था, वह किताबों को कंज्यूम कर लेता था, पूरा सोख लेता था। शेक्सपियर, गॉथ, डार्विन, वह सब पढ़ रहा था। और वह पढ़ता कैसे था? 1-2 घंटे नहीं, 12 से 14 घंटे लगातार।
उसकी माँ सब बच्चों से कहती थी, सिगमंड को डिस्टर्ब मत करना, वह पढ़ रहा है। और फ्रॉइड खुद कहता था, किताबें मेरी पहली दोस्त थे। इस टाइम पर फ्रॉइड के अंदर एक आइडिया उगा, वर्ड्स आर नॉट जस्ट वर्ड्स, दे आर विंडोज इनटू द माइंड। यही सोच आगे जाकर उसकी थेरेपी मेथड की नींव बनती है। 17 साल की उम्र में फ्रॉइड वियना यूनिवर्सिटी में मेडिकल स्टडीज के लिए गया, लेकिन अंदर से उसे डॉक्टर बनना बिल्कुल नहीं था। फ्रॉइड को दिलचस्पी थी दिमाग कैसे काम करता है, इमोशन कहाँ से आते हैं, ड्रीम्स क्यों आते हैं, क्यों इंसान वही करता है जिससे वह खुद डरता है। उसके मेडिकल स्कूल में एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि अगर दिमाग को समझना है तो बायोलॉजी और साइंस को समझना जरूर पड़ेगा। यहाँ से उसका साइंटिफिक जर्नी शुरू होता है। फ्रॉइड को यूनिवर्सिटी के दौरान फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत आई और बहुत सामना करना पड़ा। उसे उसके फादर से बहुत लिमिटेड पैसा मिलता था। कई दिन ऐसे होते थे कि फ्रॉइड सिर्फ ब्रेड और चाय पे ही सरवाइव कर पाता था। कपड़े पुराने, जूते घिसे हुए, लेकिन दिमाग तेज। एम्बिशन उसके नसों में बहता था। फ्रॉइड अपने खर्चों के लिए ट्यूटरिंग कराता, ट्रांसलेशन करता, रिसर्च असिस्टेंट भी बनता, लेकिन इन सब स्ट्रगल ने उसे एक बात सिखाई, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हालात से टूट जाते हैं और एक जो हालात को अपना ईंधन बना लेते हैं। फ्रॉइड दूसरा वाला था। मेडिकल स्कूल में फ्रॉइड ने न्यूरो एटोनॉमी में स्पेशलाइजेशन किया। वह घंटों तक माइक्रोस्कोप के नीचे ब्रेन सेल्स को देखता रहता और यह काम इतना टेक्निकल था कि प्रोफेसर ने कहा, दिस बॉय सीज व्हाट अदर फेल्स टू नोटिस। फ्रॉइड के अंदर साइंटिस्ट जाग चुका था। उसने पहली बार रियलाइज किया, दिमाग को समझने बिना इंसान को समझना असंभव है। यह एक छोटा सा थॉट था, लेकिन यही थॉट एक दिन पूरी साइकोलॉजी बना जाती है। फ्रॉइड पर सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल प्रभाव पड़ा चार्ल्स डार्विन का, और यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चार्ल्स डार्विन की बायोग्राफी हमने पहले ही कवर की है, वो भी एकदम डिटेल में, तो आप उसे जरूर चेकआउट करें। उसको मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। जब उसने डार्विन की इवोल्यूशन थियरी पढ़ी, फ्रॉइड दंग रह गया। उसे लगा, अगर इंसान प्रकृति का प्रोडक्ट है तो उसकी इमोशंस और डिजायर्स भी प्राकृतिक होनी चाहिए, और अगर प्राकृतिक है तो शर्म की क्या जरूरत। यह थॉट आगे चलकर फ्रॉइड की सेक्सुअलिटी और इंटेंसिटीज वाली थियरी का फाउंडेशन बन गया। बहुत कम लोग जानते हैं, फ्रॉइड ने मेडिकल स्कूल में रहते हुए एक लड़की से प्यार किया था। उसका नाम था गिसेला। फ्रॉइड ने उसे कई लेटर लिखे, लेकिन भेजा कभी नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज कोई व्हाट्सएप पर मैसेज लिखकर फिर डिलीट कर देता है। फ्रॉइड लिखता है, मैं उसे बताना चाहता था लेकिन डरता था रिजेक्शन से। मेरी डर ने मुझे चुप करा दिया।
इसी एक्सपीरियंस ने फ्रॉइड को यह समझाया मन की सबसे बड़ी एनिमी है दमन, रिप्रेशन। जब फीलिंग बाहर नहीं आती तो अंदर से इंसान टूटता है। यही वह कोर आइडिया था जो आगे जाकर अनकॉन्शियस माइंड की खोज बन गया। फ्रॉइड 1881 में 25 साल की उम्र में डॉक्टर बन गया, लेकिन उसके सामने कंफ्यूजन खड़ा था। अब क्या करूं? सामान्य डॉक्टर बन जाऊं या दिमाग के रास्ते पर चलूं? उसका आंसर सिंपल था, मैं मरीजों को ठीक नहीं करना चाहता, मैं मन को समझना चाहता हूं। और इसी डिसीजन ने उसे दुनिया का सबसे बड़ा माइंड एक्सप्लोरर बना दिया। फ्रॉइड की जवानी हंगर, क्यूरियोसिटी और स्ट्रगल से मरी हुई है। वह गरीबी में था, लेकिन उसके सपने अमीरी के थे। वह अकेला था, लेकिन उसको क्वेश्चन इतने गहरे थे कि दुनिया का कोई भी इंसान उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता था। यह वह दौर था जहां फ्रॉइड एक स्टूडेंट नहीं बल्कि एक फ्यूचर रिवॉल्यूशनरी बन रहा था। और अब उसकी जिंदगी उसे ले जाएगी एक ऐसे रास्ते पर जहां साइंस, इमोशन और डार्कनेस सभी का मिलन होने वाला है। अभी पिछले कुछ चैप्टर्स में आपने देखा कि कैसे एक गरीब परिवार का बच्चा वियना पहुंचता है, कैसे उसकी क्यूरियोसिटी उसे ऑर्डिनरी स्टूडेंट से अलग बना देती है, और कैसे वह दुनिया को एक नई नजर से देखने लगता है। लेकिन अब शुरू होता है फ्रॉइड के जिंदगी के सबसे खतरनाक चैप्टर का। एक ऐसा चैप्टर जहां एक डॉक्टर खुद एक गलत दवा के जाल में फंस जाता है। एक ऐसा साइंटिस्ट जो आंसर ढूंढते ढूंढते अपने अंदर ही खो जाता है। और एक ऐसा इंसान जो अपनी सबसे बड़ी गलती से अपनी सबसे बड़ी खोज तक पहुंचता है। चैप्टर नंबर 3, फ्रॉइड का अंधेरा दौर। मेडिकल डिग्री मिल ही चुकी थी, लेकिन फ्रॉइड को काम नहीं मिल रहा था। वियना का मेडिकल वर्ल्ड रेसिस्ट था, क्लासिस्ट था और बहुत पॉलिटिकल था। एक पुअर ज्यूइश डॉक्टर कोई सीरियसली नहीं लेता था, और यही प्रेशर फ्रॉइड के ऊपर भारी पड़ रहा था। वह लिखता है, मैं एक ऐसे रास्ते पर चल रहा था जहां मंजिल दिखाई नहीं देती थी, केवल धुंध ही धुंध थी। यह धुंध उसे एक ऐसी चीज तक ले जाएगी जिसका नाम कोकेन था। 1880s की बात है। कोकेन को मेडिकल मेडिसिन कहा जाता था। उस समय इसके नुकसान किसी को पता नहीं थे। फ्रॉइड ने इसे रिसर्च पेपर में पढ़ा और सडनली उसकी क्यूरियोसिटी जाग उठी। उसने खुद कोकेन लेना शुरू कर दिया, बहुत कम, एज ए स्टिमुलेंट, एज ए कॉन्फिडेंस बूस्टर। और उसे सच में लगा, मैं अधिक शार्प सोच रहा हूं, मैं तेज हूं, मैं अनस्टॉपेबल हूं। फ्रॉइड इतना एक्साइटेड था कि उसने अपनी मनगेतर मार्था को लिखा, यह दवा मात्र थकान नहीं मिटाती, यह मन को आजाद करती है। वो गलत था, लेकिन उसे यह बाद में समझ आया। एक रेयर स्टोरी तो ये भी है कि फ्रॉइड का एक बेस्ट फ्रेंड था, इर्नस्ट वॉन मार्कोव, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट जिसका हाथ एक एक्सीडेंट में हर्ट हुआ था। एर्निस्ट बहुत दर्द में रहता था। फ्रॉइड ने सोचा,
कोकेन उसकी मदद करेगी और उसने उसे कोकेन दे दी, बार बार रिकमेंड की और यह फ्रॉइड की जिंदगी की सबसे पेनफुल मिस्टेक बन गई। कुछ ही हफ्तों में एर्नेस्ट कोकेन का एडिक्ट बन गया था। उसकी हालत और बिगड़ते जा रही थी। हेल्यूसिनेशन, प्रीमोनॉन, स्लीपलेसनेस, डिल्यूशन। फ्रॉइड ने गिल्ट में खुद को ऑलमोस्ट टॉर्चर किया। उसने लिखा, आई मे हैव डिस्ट्रॉयड द मैन आई लव्ड। यह गिल्ट फ्रॉइड को अंदर तक काट गया और इसी गिल्ट ने उसके अंदर एक विचार को जन्म दिया, दवाइयों से माइंड नहीं बदलता, माइंड को डिटेल में सुनकर ही समझा जा सकता है। यही थॉट साइको एनालिसिस का सीड था। फ्रॉइड ने कोकेन से ध्यान हटाने के लिए खुद को पूरी तरह साइंटिफिक रिसर्च में झोंक दिया। वह सुबह से रात तक माइक्रोब्स में झांकता रहता, नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स, स्पाइनल कॉर्ड, फिश ब्रेन सब डिसेक्ट करता रहता। रेयर फैक्ट तो ये भी है कि फ्रॉइड ने एक सवाल के लिए 400 ईल डाइसेक्ट की। इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ है, उसे नहीं मिला और फ्रस्ट्रेशन में फ्रॉइड ने कहा, आज मैंने साइंस पर से भरोसा खो दिया है। लेकिन अगले ही दिन वह फिर लैब पहुंच गया, क्योंकि यही उसकी असली स्ट्रेंथ थी, ऑब्सेसिवनेस। और यही ऑब्सेशन आगे चलकर ह्यूमन माइंड की सबसे गहरी थियरी बनेगा। फ्रॉइड पेरिस गया हिप्नोसिस सीखने, पेशेंट को ट्रांस में डालकर उनके ट्रॉमा बाहर निकालने। वह मेस्पराइज्ड था। उसे लगा शायद हिप्नोसिस ही माइंड का सॉल्यूशन है, लेकिन हिप्नोसिस अनरिलायबल थी। कई पेशेंट रिएक्ट नहीं करते थे, कई बस सो जाते थे, कई रोने शुरू कर देते थे, कई चीखने चिल्लाने लगते थे। फ्रॉइड फ्रस्ट्रेटेड था। वह लिखता है, हिप्नोसिस मुझे माइंड की सतह दिखाती थी, लेकिन मैं माइंड की गहराई देखना चाहता था। और तभी एक दिन वह समझ गया, माइंड को कमांड से नहीं, कन्वर्जेशन से खोला जा सकता है। यही था उसका टर्निंग पॉइंट। यही फ्रॉइड साइंटिस्ट से साइकोलॉजिस्ट बनने लगा। फ्रॉइड का एक पेशेंट को हिप्नोटाइज करने की कोशिश की। पेशेंट हिप्नोसाइज में नहीं जा रहा था। थककर फ्रॉइड ने कहा, ठीक है, तुम बस बताओ कि तुम्हें क्या याद है, जो दबा है, जो तुम्हें डराता है, बस बोलो। पेशेंट धीरे धीरे बोलने लगा, कई दिन दनाक, कई यादें, कई डर, शेमफुल एक्सपीरियंसेस सब बाहर आते गए और अचानक उसके सिम्टम्स कम होने लगे। फ्रॉइड स्टंट था। वो समझ गया, मन का जहर बातों से निकलता है। ट्रॉमा को दिमाग में दबाने से बीमारी बनती है, बाहर निकालने से हीलिंग शुरू हो जाती है। फ्रॉइड ने इस टेक्निक को नाम दिया टॉकिंग क्योर और बाद में साइको एनालिसिस। दुनिया बदलने वाली थियरी का जन्म यही हुआ। जब यह चैप्टर फ्रॉइड की जिंदगी का सबसे अंधेरा दौर था, जहां गलतियां थीं, अपराधोबोध था, फेलियर था और एंडलेस कंफ्यूजन था। लेकिन इन्हीं गलतियों से, इन्हीं डर से, इन्हीं एक्सपेरिमेंट से फ्रॉइड को वह रास्ता दिखाया
जो आगे चलकर दुनिया को माइंड के अंदर झांकना सिखाता है। कोकेन ने उसे गलत दिशा दी, लेकिन गिल्ट ने उसे सही दिशा दे दी। फेलियर ने उसे गिराया, लेकिन वही फेलियर ने उसे सबसे बड़ी डिस्कवरी बना दिया। अंधेरा था, लेकिन उसी अंधेरे से फ्रॉइड की सबसे रोशनी वाली थियरी जन्म लेने वाली थी। अगला चैप्टर है साइको एनालिसिस का। चैप्टर नंबर 4, साइको एनालिसिस का जन्म, ड्रीम, अनकॉन्शियस माइंड। फ्रॉइड का अंधेरा दौर। कोकेन, फेलियर, हिप्नोसिस ने उसे तोड़ दिया था, लेकिन कभी कभी इंसान को सबसे बड़ी टूटन उसकी सबसे बड़ी खोज बन जाती है। और जब फ्रॉइड उस रास्ते पर कदम रखने वाला था जहां पहुंचकर उसने पूरी दुनिया का दिमाग खोल दिया। 1880s में वियना में एक नई पेशेंट आई। बार था, जिसे हम एना ओ के नाम से जानते हैं। उसने स्ट्रेंज सिम्पटम्स बताए। हाथ सुन्न हो जाना, पैर बेकार, अचानक अंधापन, कहीं से रैंडम फेंटिंग, लेकिन मेडिकली यह बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर कंफ्यूज्ड थे, फैमिली डरी हुई थी और सिटी में गॉसिपिंग चालू हो गई थी। फ्रॉइड उसे देखता है और उसके अंदर एक सवाल उठता है, अगर शरीर में प्रॉब्लम नहीं है तो समस्या पैदा कौन कर रहा है? फ्रॉइड एना से बात करना शुरू करता है। धीरे धीरे एना अपने दबे हुए इमोशंस बताने लगती है, अपने फादर की बीमारी, घर का डर और सोशल प्रेशर। और जैसे जैसे वह बोलती गई, उसके सिम्टम्स कम होते गए। फ्रॉइड दंग रह गया। उसके लिए सिम्टम्स, उसने लिखा, सिम्टम्स वेनिश व्हेन सीक्रेट्स आर स्पोकन। यानी कि जब दबी हुई सच्चाई बाहर आती है, बीमारी गायब होने लग जाती है। यह था दुनिया का पहला साइकोथेरेपी सेशन। यही जन्म हुआ था द टॉकिंग क्योर, और यही साइको एनालिसिस का पहला बीज था। फ्रॉइड ने सोचा, अगर भावनाएं दबाने से बीमारी बनती है, तो इंसान अपनी भावनाएं दबाता क्यों है? और उसने दुनिया को बताया, आवर माइंड हैज टू पार्ट्स, कॉन्शियस जो हम जानते हैं, अनकॉन्शियस जिसमें हमारी सच्चाई छिपी हुई है। फ्रॉइड ने कहा, हमारी जिंदगी पर कंट्रोल वो चीजें चलाती है जिनको बारे में हम पता नहीं लगा पाते। और यही अनकॉन्शियस माइंड साइकोलॉजी का सबसे बड़ा आइडिया बना। उसने एक मेटाफोर बनाया, आइसबर्ग थियरी। ऊपर छोटा हिस्सा कॉन्शियस माइंड है, नीचे विशाल छुपा हुआ हिस्सा अनकॉन्शियस। फ्रॉइड को लगता था सपने माइंड के अंदर का एक सीक्रेट मैसेज है, एक कोड है जिसे हम समझ नहीं पाते। उसने कहा, ड्रीम्स आर द रॉयल रोड टू द अनकॉन्शियस। सपने रैंडम नहीं होते, यह हमारे दबे हुए डर, इच्छाओं और इच्छाओं के सिंबल होते हैं। कॉमन ड्रीम एग्जाम्पल, उड़ना, फ्रीडम की चाह, गिरना, इनसिक्योरिटी, पीछा किया जाना, गिल्ट, परीक्षा में फेल होना, फियर ऑफ एक्सपेक्टेशन, पानी, इमोशन, मूर्त लोग दिखाई देना, पास्ट ट्रॉमा। फ्रॉइड ने सपनों को एक भाषा बना दिया, अ सीक्रेट कोड लैंग्वेज ऑफ द माइंड। 1900s में उसने एक बुक लिखी, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स।
लोगों ने शुरू में इसे पागलपन कहा, लेकिन बाद में यह मॉडर्न साइकोलॉजी की दिशा बदलने वाली किताब बनी। फ्रॉइड ने कहा, हमारा दिमाग एक बैटलफील्ड है जहां तीन शक्तियां हर समय लड़ती रहती हैं। पहली है आईडी, हमारी जंगली इच्छाएं। यह माइंड का एनिमल पार्ट है। यह चाहता है हंगर, सेक्स, प्लेजर, पावर, अब चाहिए। यह इंपल्सिव है, यह प्रिमिटिव है। दूसरा है सुपर ईगो, समाज, मोरालिटी, संस्कार। यह कहता है ऐसा करना गलत है, लोग क्या कहेंगे। यह हमारी गिल्ट और शेम की आवाज है। तीसरा है ईगो, बीच में फंसा फैसला लेना वाला। आईडी और सुपर ईगो की लड़ाई में ईगो रेफरी की तरह काम करता है। ईगो कहता है मैं दोनों को बैलेंस करूंगा, तभी इंसान सरवाइव करेगा। फ्रॉइड के शब्दों में सिविलाइजेशन एग्जिस्ट बिकॉज ईगो कंट्रोल्स आईडी। यह एक्सप्लेनेशन आज भी साइकोलॉजी, सिनेमा, लिटरेचर हर जगह इस्तेमाल होता है। फ्रॉइड ने कहा, जब रियलिटी इतनी पेनफुल होती है कि ईगो संभाल नहीं पाता तो दिमाग चालाकियां करता है। इन्हें कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। आइए कुछ फेमस डिफेंस मैकेनिज्म देखते हैं। रिप्रेशन, पेनफुल यादों को दिमाग के बेसमेंट में बंद कर देना। डिनायल, सच्चाई को एक्सेप्ट ना करना। प्रोजेक्शन, अपनी फीलिंग दूसरों पर डाल देना। डिस्प्लेसमेंट, गुस्सा दोषी पर नहीं किसी और पर निकालना। रिग्रेशन, स्ट्रेस में बच्चे जैसा बिहेवियर एडॉप्ट करना। ये सभी आज के मॉडर्न थेरेपी में भी कोर कॉन्सेप्ट है। फ्रॉइड की सबसे रिवॉल्यूशनरी बात, हर अडल्ट प्रॉब्लम की जड़ बचपन में होती है। ट्रॉमा हो, फियर हो, रिलेशनशिप इश्यू हो, माइंड उन्हें भूलता नहीं, दबा देता है। फ्रॉइड ने लिखा, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, यानी हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हमें पूरे जिंदगी कंट्रोल करते हैं। यह थॉट आज भी दुनिया के हर थेरेपिस्ट का आधार है। फ्रॉइड ने दुनिया को दिमाग का अंदरूनी ही नक्शा दिया। उसने कहा, इंसान जो बाहर दिखता है वह सिर्फ एक कहानी है। असली कहानी उसके माइंड के अंदर चलती है, उसके सीक्रेट, उसके ड्रीम, उसका अनकॉन्शियस। और जब दुनिया ने उसे पागल कहा, फ्रॉइड मुस्कुराया। क्योंकि वह जानता था उसने मानव इतिहास में सबसे गहरी खोज की है। मनुष्य खुद को नहीं जानता, लेकिन फ्रॉइड की जर्नी यहीं खत्म नहीं होती। अब शुरू होता है असली साइकोलॉजिकल युद्ध, उसके स्टूडेंट, उसके क्रिटिक्स और पूरी दुनिया उसके खिलाफ। चैप्टर नंबर 5, फ्रॉइड वर्सेस जूंग, साइकोलॉजी का महाभारत और कुछ रेयर स्टोरीज। फ्रॉइड ने मन, सपनों और अनकॉन्शियस वर्ल्ड की खोज करके साइकोलॉजी की नींव रख दी थी। अब लॉजिकली दुनिया को उसका सम्मान देना चाहिए था, लेकिन जिन्हें उसने अपना परिवार माना, जिन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया,
जिन्हें उसने अपना माइंड और सीक्रेट तक दे दिए, वही लोग एक दिन उसके खिलाफ खड़े हो गए। यह है फ्रॉइड और उसके डिसाइपल के बीच साइकोलॉजी की महाभारत। 1907 कार्ल जूंग पहली बार फ्रॉइड से मिलता है। दोस्तों, मैं यहाँ आपको बता दूं, कार्ल जूंग एक बहुत ही कमाल का साइकोलॉजिस्ट है। आने वाले कभी ना कभी हम इनके ऊपर भी वीडियो जरूर बनाएंगे। लिटरली वे दोनों 13 घंटे लगातार बात करते रहे। 13 घंटे। फ्रॉइड ने कहा, जूंग इज द मैन हु विल कैरी माई लेगेसी। फ्रॉइड, जो अपने खुद के बेटे को इमोशनली दूर रखता था, जूंग में उसे एक इंटेलेक्चुअल सन मिला। जूंग भी फ्रॉइड को अडोर करता था। वह कहता था, फ्रॉइड ने मुझे दुनिया दिखा दी, पर धीरे धीरे यह परफेक्ट रिलेशनशिप दरारों में बदलता गया। फ्रॉइड की थियरीज में सेंट्रल पॉइंट था सेक्सुअल ड्राइव, लिबिडो। वह कहता था, यह मानव व्यवहार का सबसे बड़ा इंजन है। लेकिन जूंग डिसएग्री करता था। जूंग ने कहा, नहीं, मानव केवल सेक्सुअल डिजायर से नहीं संचालित नहीं है। उसके अंदर स्पिरिचुअली, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, सिंबल्स, ये सब एग्जिस्ट करते हैं। फ्रॉइड को जेलेसी हुई। उसे लगा, जूंग मेरे थॉट सिस्टम को डाइल्यूट कर रहा है। जूंग आगे बोलता है, अनकॉन्शियस सिर्फ पर्सनल नहीं, यूनिवर्सल भी है। फ्रॉइड को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। यह चिल्लाया पत्रों में, जूंग, तुम साइकोलॉजिस्ट को नष्ट कर रहे हो। जूंग, तुम साइको एनालिसिस को नष्ट कर रहे हो। और जूंग ने जवाब दिया, नहीं फ्रॉइड, मैं उसे आगे ले जा रहा हूं जहां आप देख नहीं सकते। और बस महाभारत शुरू। 1913 में कार्ल जूंग ऑफिशियली फ्रॉइड से अलग हो गए। फ्रॉइड इमोशनली टूट गए। उन्होंने लिखा, आई हैव लॉस्ट माई एडॉप्टेड सन। फ्रॉइड को लगा जैसे उसका ही हिस्सा उससे छीन हो गया है। उसके फ्रेंड्स ने कहा, जूंग ने मुझे धोखा दिया। जूंग ने भी कहा, फ्रॉइड चाहते थे कि मैं उनकी हार बन जूंग ने भी कहा कि फ्रॉइड चाहते थे कि मैं उनकी हर बात मानूं, लेकिन मैं अपना रास्ता चुनूंगा। फ्रॉइड और जूंग की आखिरकार मुलाकात इतनी कोल्ड और पेनफुल थी कि दोनों ने बाद में एक दूसरे को कभी नहीं देखा। जूंग से पहले फ्रॉइड ने एक और स्टूडेंट खोया था, एल्फ्रेड एडलर। एल्फ्रेड ने कहा, मानव का कोर ड्राइव सेक्स नहीं, पावर और सुपीरियरिटी की इच्छा है। यह सुनकर फ्रॉइड लिटरली फ्यूरियस हो गया। उसने एडलर पर आरोप लगाया कि वह साइकोलॉजी को कंफ्यूज कर रहा है। एडलर ने अपना ग्रुप बनाया और साइको एनालिसिस से अलग हो गया। फ्रॉइड ने कहा, एडलर एंड जूंग आर द कॉवर्ड्स, दे कैन नॉट हैंडल द ट्रूथ ऑफ सेक्सुअलिटी। और एडलर ने कहा, फ्रॉइड हर जगह सेक्स ढूंढते हैं। एक एक करके फ्रॉइड के सारे क्लोज स्टूडेंट उससे अलग होते गए। फ्रॉइड ने बीटर होकर कहा, आई फील लाइक जनरल हुज ओन सोल्जर हैव डिसर्ड हिम। उसे लगा कि साइकोलॉजी की दुनिया उसके खिलाफ हो रही है। कुछ लोग कहते थे, फ्रॉइड ऑब्सेस्ड है, सेक्स हर जगह नहीं होता।
कुछ कहते थे उसकी थियरीज अनसाइंटिफिक है, कुछ कहते थे वह अपने डिसाइपल्स पर कंट्रोल चाहता था। फ्रॉइड इमोशनली आइसोलेटेड हो गया था। कभी वह खुश, कभी पैरानॉइड, कभी एंग्री, कभी डिप्रेस्ड रहता। लेकिन एक बात हमेशा सेम थी, उसका सिगार जो उसके हाथ से कभी नहीं छूटा। यहाँ फ्रॉइड की कुछ रेयर स्टोरीज की बात करते हैं। फ्रॉइड ऑफिस में 200 स्टेचूज रखता था, ग्रीक, इजिप्शियन, एशियन गॉड्स। वह उन्हें देखता और कहता, "These silent figures guide me." फ्रॉइड अपने पेशेंट का ड्रीम सुनकर कहता था। फैक्ट नंबर 2, फ्रॉइड अपने पेशेंट का ड्रीम सुनकर कहता था, इसका असली मीनिंग तुम एडमिट नहीं करोगे, और पेशेंट शॉक्ड हो जाता था। फैक्ट नंबर 3, फ्रॉइड ने एक बार कहा, मैं सोचता नहीं, मेरा दिमाग में चीजें आती है। उसके स्टूडेंट्स जड़ जाते थे, उन्हें लगता था फ्रॉइड किसी दूसरी रियलिटी से कनेक्टेड है। फ्रॉइड के खिलाफ सबसे बड़े आरोप मैं आपको बताता हूँ। पहला आरोप, ओवर सेक्सुअलाइजेशन। लोग कहते थे फ्रॉइड हर बिहेवियर को सेक्स से जोड़ देते हैं। दूसरा आरोप, साइंटिफिक कम्युनिटी ने उसे रिजेक्ट किया, कहा उसकी थियरीज टेस्टेबल नहीं है। तीसरा आरोप, रिलीजन वर्सेस फ्रॉइड। फ्रॉइड ओपनली एथिस्ट था। उसने लिखा, गॉड इज अ विशफुल इल्यूजन। उससे चर्च फ्यूरियस हो गया। चौथा आरोप, पॉलिटिक्स वर्सेस फ्रॉइड। हिटलर के नाजी ने फ्रॉइड की किताब जला दी और फ्रॉइड ने जवाब दिया लीजेंडरी लाइन में, काश वे मेरी किताब जलाने से पहले पढ़ लेते। यह लाइन काफी ज्यादा लीजेंडरी थी। फ्रॉइड की सबसे बड़ी जीत उसकी थियरीज नहीं थी, बल्कि उसका यह करेज था कि उसने अपने सबसे क्लोज लोगों के लॉस के बाद भी अपना रास्ता नहीं छोड़ा। उसने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वह अकेले पड़ा लेकिन गिरा नहीं, क्योंकि वह जानता था कुछ सच्चाइयां अकेले ही खोजी जाती हैं। फ्रॉइड की दुनिया उसके खिलाफ थी, लेकिन फ्रॉइड दुनिया के भविष्य के लिए लड़ रहा था। और अगले चैप्टर में हम देखेंगे उसकी जिंदगी का सबसे पेनफुल हिस्सा, बीमारी, सर्जरीज, एक्साइल और उसका इमोर्टल लेगेसी। चैप्टर नंबर 6, फाइनल ईयर, कैंसर, पेन, डेथ लेगेसी। वह आदमी जिसने दुनिया को बताया कि मनुष्य खुद को नहीं जानता, अब अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर में था। उसके स्टूडेंट उसे छोड़कर जा चुके थे। दुनिया उसकी थियरीज पर सवाल उठा चुकी थी और शरीर धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रहा था। लेकिन फ्रॉइड एक बात पर अडिग था, मैं आखिरी सांस तक लिखूंगा, सोचूंगा और समझूंगा। यह है सिगमंड फ्रॉइड की आखिरी यात्रा, एक यात्रा दर्द की, लेकिन एक यात्रा अमृतता की भी। फ्रॉइड अपने पूरे जीवन में लगभग दिन में 20 सिगार पीता था। वे उसके रिचुअल थे, उसका कंफर्ट था, उसका थिंकिंग टूल था। कई बार डॉक्टर ने कहा सिगार छोड़ दो। फ्रॉइड हंस कर कहता, सिगार के बिना मैं सोच नहीं सकता। और इस जिद की कीमत उसे बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। 1923 में डॉक्टर ने पाया कि फ्रॉइड को माउथ कैंसर है। यह डायग्नोसिस उसे तोड़ देता है, लेकिन फ्रॉइड की रिएक्शन अजीब रूप से शांत थी।
उसने कहा, मेरे शरीर की लड़ाई शुरू हो गई है, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी जवान है। फ्रॉइड की पहली सर्जरी हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। धीरे धीरे यह संख्या बढ़कर 30 से भी ज्यादा हो गई थी। सोचिए, 30 से ज्यादा सर्जरीज। मुंह, जबाड़, मुंह, जबड़ा, गला, हर जगह दर्द। लेकिन फ्रॉइड ने फिर भी लिखना बंद नहीं किया। उसने अपने असिस्टेंट से कहा, पेन इज टेम्पररी, आइडियाज आर इंटरनल। 1930 में वियना पर हिटलर का शैडो गिर चुका था। नाज़ी ओपनली ज्यूस के खिलाफ थे और फ्रॉइड एक ज्यूस इंटेलेक्चुअल था। नाज़ी ने फ्रॉइड की किताब जला दी थी। भीड़ चिल्ला रही थी, बर्न फ्रॉइड, बर्न साइकोएनालिसिस। फ्रॉइड ने इस दृश्य को सुना और मुस्कुरा कर कहा, काश मैं मेरी किताब जलाने से पहले पढ़ लेते। लेकिन डेंजर बढ़ चुका था। नाज़ी उसकी फैमिली को थ्रेटन करने लगे। उसकी डॉटर को इंट्रोगेट किया गया। फ्रॉइड को समझ आया, यदि वह रुका, उसकी मौत लगभग पक्की है। 1938 में फ्रॉइड ने अपना शहर, अपना लाइफ लॉन्ग घर, अपना वियना हमेशा के लिए छोड़ दिया। फ्रॉइड लंदन पहुंचा, थका हुआ, दर्द से भरा, लेकिन अभी भी मेंटली शार्प। और वैसे लंदन जाना आसान नहीं था। लंदन जाने में उसकी मदद की नेपोलियन बोनापार्ट की पोती ने। नेपोलियन बोनापार्ट भी इतिहास के बड़े कमाल के इंसान थे। उनके बारे में भी एक वीडियो में जरूर बात की जाएगी। तो अब फ्रॉइड लंदन पहुंच चुके थे। उसने अपना फेवरेट इजिप्शियन स्टेच्यू उठाया और कहा, आई बोट माई ओल्ड गॉड विथ मी। लंदन में भी उसका कैंसर बढ़ता रहा। वह लगभग बोल नहीं पाता था, खाना नहीं खा सकता था, लेकिन वह रोज लिखता था, धीरे धीरे पेन किलर लेकर अपने अंतिम शब्दों तक यह लिखता था, I cannot stop thinking, it is the only thing that make me alive। फ्रॉइड का दर्द असहनीय हो चुका था। उसने डॉक्टर और मित्र मैक्स चर्च जानते थे। फ्रॉइड ने उनसे एक वादा करवाया था, अगर कभी दर्द असहनीय हो जाए, मेरी सफरिंग खत्म कर देना। 31 सितंबर 1939 को फ्रॉइड ने अपने डॉक्टर से कहा, मैक्स, अब समय आ गया है। अब मैं अपनी जिंदगी का काम पूरा कर चुका हूँ। लेट मी गो। डॉक्टर ने मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। फ्रॉइड एक शांत नींद में चला गया। फ्रॉइड ने अपने डेथ से कुछ दिन पहले कहा था, द मोमेंट अ मैन begins to doubt his own mind, he began to understand it। और यह लाइन उसके पूरे जीवन का सार है। फ्रॉइड ने 100 साल पहले जिन शब्दों का आविष्कार किया, अनकॉन्शियस, डिप्रेशन, डिफेंस मैकेनिज्म, आईडी, ईगो, सुपर ईगो, चाइल्डहुड ट्रॉमा, आज हर थेरेपिस्ट, हर साइकोलॉजिस्ट, हर काउंसलर उन्हीं कॉन्सेप्ट पर काम करता है। हॉलीवुड मूवीज, बुक्स, लिटरेचर, सेल्फ हेल्प, सोशल साइकोलॉजी, हर जगह फ्रॉइड का दिमाग आज भी ब्रीथिंग में है। उसने दुनिया को सिखा दिया, मनुष्य खुद को नहीं जानता और उसी जर्नी को समझने का नाम है साइकोलॉजी। फ्रॉइड मर गया, लेकिन उसके आइडियाज नहीं मरे। वह आदमी जिसने इंसानी दिमाग का ताला खोल दिया, वह हमें छोड़ गया। लेकिन उस ताले की चाबी आज भी हमारे
हर सोच, हमारे हर सपने, हमारे हर दर्द, हमारे गलतफहमी, हमारे हर गलतफहमी और हमारी हीलिंग में दिखाई देती है। सिगमंड फ्रॉइड दिमाग पढ़ने वाला आदमी नहीं था, वह इंसान को उसके खुद के अंदर से वापस निकालने वाला आदमी था। और शायद इस दुनिया में ऐसे लोग अमर ही रहते हैं। तो आज की यह वीडियो फ्रॉइड की बायोग्राफी यहीं समाप्त होती है। अगर आप अभी तक जाग रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। यह वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी है, तो मैं चाहता हूं कि हो सके तो अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप देख रहे हैं सोते सोते समझदार।